भाई देखो यूनिट थर्ड इंपॉर्टेंट है, आईएससी बोर्ड में भी 8 नंबर की डेफिनेटली आएगी और सीबीएसई बोर्ड में भी 8 नंबर की डेफिनेटली आएगी। और मैग्नेटिज्म ना पूरे चैप्टर को आप 3 पार्ट में पढ़ लो। 2 में पढ़ना चाहते हो 2 में पढ़ लो, 3 में तो पढ़े लो। पहले पार्ट में आप सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ो, दूसरे में फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ये पढ़ो, ठीक है जी। और तीसरे में आप अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ लो। पिछली बार मैंने आपको 4 पार्ट्स में पढ़ाया था, अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल्स अलग अलग तरीके से, ठीक है जी। इस पूरे के पूरे मैग्नेटिज्म को मैं 4 लेक्चरों में खत्म कर दूंगा, ठीक है जी, 4 वीडियोस में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपको याद रखना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसका पहला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से होती है टेस्ला, जिसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां तक समझ आया? टेस्ला इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और क्यों जनरेट होता है, ठीक है। अट्रैक्शन, एक तो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है चार्ज्ड पार्टिकल के बीच, ठीक है। अब एक वायर के अंदर करंट चलता है। अब करंट जो होता है किसी वायर के अंदर अगर वो चलता है तो वो वायर होता है न्यूट्रल। ऐसा क्यों? आपसे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एक वायर के अंदर करंट चलता है, वो चार्ज्ड वायर है नहीं, आप कहेंगे वो न्यूट्रल वायर है। क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स उसी के अंदर मौजूद हैं, उसके प्रोटॉन्स उसी के अंदर मौजूद हैं। केवल इलेक्ट्रॉन्स की फ्लक्चुएशन के कारण ही करंट पैदा होता है। और जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों मौजूद हैं तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और एटम से ही मिलकर के वायर बना है तो वायर भी न्यूट्रल है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक अलग इंटरेक्शन है जो एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज पार्टिकल के बीच भी हो सकता है। कांसेप्ट क्लियर? सबसे पहले इसके बारे में बात की थी ओरेस्टेड ने। एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है सेल का, और इसके साथ मैंने एक कंडक्टर कनेक्ट किया और इस कंडक्टर के ऊपर मैंने एक बार मैग्नेट रखी। जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक बार मैग्नेट रखते हैं तो मैग्नेट के अंदर हलचल पैदा होती है। कांसेप्ट क्लियर? ये सबसे पहले किसने बताया था? तो यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है सीयूटी के लिए भी, कि किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, इसके बारे में बताया था। तो सबसे पहले ओरेस्टेड ने बताया था, ठीक है बच्चे। उन्होंने कहा अगर एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ मैंने एक बार मैग्नेट ऐसे रखी तो मैग्नेट के अंदर एक हलचल पैदा हुई। कांसेप्ट क्लियर? अब इस चीज को बिल्कुल ही साबित करने के लिए कि करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है, जिसने मैग्नेटिक फील्ड को हिलाया है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हिली तो सोचा गया कि करंट के पास आते ही मैग्नेटिक, एक बार मैग्नेट क्यों हिली, तो मतलब करंट ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया था, उस मैग्नेट के कारण ही बार मैग्नेट में हलचल पैदा हुई है। करंट की डायरेक्शन उल्टी की गई। जब करंट की डायरेक्शन उल्टी की गई तो पता चला कि बार मैग्नेट की हलचल भी उल्टी हो गई, और जब करंट बंद कर दिया गया तो हलचल खत्म। कांसेप्ट क्लियर? तो ये 3 ऐसे काम थे। मैग्नेटिक फील्ड करंट से पैदा होता है, ये साबित हो गया। कांसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? भाई ऐसा तो हो सकता था करंट कैरिंग वायर के पास एक बार मैग्नेट आई और वो हिल गई किसी दूसरे करंट से, लेकिन जब करंट की डायरेक्शन उल्टी करके देखी तो पता चला वो उल्टी हिली, और जब करंट बंद कर दिया तो हलचल खत्म हो गई। कांसेप्ट क्लियर? तो ये साबित हो गया कि करंट जो पैदा हुआ था कंडक्टर के अंदर, उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है, जिस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हुआ है जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड था, और जब वो डिस्टर्ब हुआ है तभी बार मैग्नेट के अंदर हलचल आई है। कांसेप्ट क्लियर? तो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था? ओरेस्टेड। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है, अगर आप लेफ्ट हैंड का फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं और इस पे लिख लीजिएगा FBI, FBI जैसे इंडिया में सुरक्षा एजेंसी है, क्राइम ब्रांच है CBI, ऐसे ही अमेरिका में है FBI। तो याद रखेंगे आप इस तरीके से FBI, F फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट। तो क्या कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन में, मतलब करंट के डायरेक्शन में सेकंड फिंगर रखते हैं और जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट की तरफ फर्स्ट फिंगर रखते हैं, तो उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली थंब आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया। अब मैं इस P पॉइंट की अगर बात करूं, यहां आउटवर्ड फोर्स है क्योंकि मेरा थंब आउटवर्ड है और आउटवर्ड फोर्स को आप सर्कल में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां मैंने दे दिया Q पॉइंट और आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताइए। तो ध्यान दीजिएगा जरा, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इधर लाना पड़ेगा, करंट तो इधर ही है। अब मेरा थंब अंदर होगा, थंब अंदर होते ही आप क्या कहेंगे, इनवर्ड। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्लियर है? 12th क्लास में स्टेटमेंट लिखने को तो नहीं आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है जी, इसके यूज के बारे में आएगा। इसके बाद आपको पूछना पड़ना है पाम रूल। पाम रूल ये राइट हैंड पर एप्लीकेबल है और आप ध्यान देंगे जरा, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो पाम रूल क्या कहता है, जब कंडक्टर के अंदर करंट हो तो उस करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब रखना है आपको एंड ओपन फिंगर उस तरफ रखनी है जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तब हथेली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में होगी। किसके डायरेक्शन में होगी? तो मैग्नेटिक फोर्स यहां क्या है, इनवर्ड। फिर Q पॉइंट पर मैंने देखा, अब ये उंगलियां इधर लानी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये उंगलियां हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होनी चाहिए, तब हमेशा करंट। तो अब मेरी हथेली बाहर है तो ये क्या हो गया, आउटवर्ड। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंडर रूल से अच्छा ही है कि अगर सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड बताना है तो आप पाम रूल का यूज करें, ना कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करें। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस तरीके के क्वेश्चनों में यूज होगा भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं मैं आपसे। मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि करंट एक्स एक्सिस की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ है, तो मैग्नेटिक फोर्स बताइए, तो आपने लिख दिया जेड एक्सिस। अगर ऐसे आ गया करंट अलोंग माइनस वाई एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या लिखेंगे भाई? मैंने अभी माइनस वाई भी बता दिया, जेड भी बता दिया, तो बचे हुए दो एक्सिस बचे जिधर हो सकता है 50-50 प्रोबेबिलिटी है एक्स एंड माइनस एक्स। तो बिल्कुल क्लियर कैसे होगा कि किस तरफ मैग्नेटिक फोर्स है? तो आपको वेक्टर का यूज करना है, ध्यान दीजिएगा कैसे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इधर आई कैप, जे कैप, के कैप, ये आपके पास ओरिजिन। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया यहां तक? ठीक है। अब आपको एक मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है करंट के रेस्पेक्ट में। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू करंट एलिमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। और एक मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला याद रखेंगे आप चार्ज के रेस्पेक्ट में। चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू वेलोसिटी ऑफ चार्ज क्रॉस बी। इट इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड टेकन इन टेस्ला मीटर पर सेकेंड, कूलम्ब करंट एलिमेंट एम्पियर मीटर, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, फोर्स न्यूटन। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब ध्यान रखेंगे आप, आई क्रॉस जे हमेशा के बराबर होता है और जे क्रॉस के आई के बराबर होता है और के क्रॉस आई, लेकिन जे क्रॉस आई माइनस के
K क्रॉस J माइनस I और I क्रॉस K माइनस J। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट को पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव लिया जाता है। लिया क्यों जाता है, मैंने ये वीडियो शॉर्ट्स में यूट्यूब पर डाली है, ठीक है जी, वहां से आप देख सकते हैं। अब जरा ध्यान देंगे, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आता है, पहले एक आसान क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा टफ करेंगे। इफ करंट इज अलोंग plus x axis and magnetic field along plus y axis, give direction of magnetic force। ठीक है जी। एक्स एक्सिस की तरफ करंट है तो पूरा करंट एलिमेंट एक्स की तरफ है, तो आई डी एल टेकन टू बी अलोंग आई। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस तो बी टेकन टू बी अलोंग जे कैप। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स? फॉर्मूला है मेरे पास, करंट एलिमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड तो आई क्रॉस जे, दैट इज इक्वल टू के। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी अलोंग के कैप एंड के कैप मीन्स प्लस जेड एक्सिस, ये आंसर। कंसेप्ट क्लियर? मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो गया है, इसमें कहा गया है कि करंट एलिमेंट अलोंग माइनस वाई एक्सिस तो टेकन टू बी माइनस जे, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस तो टेकन टू बी प्लस आई। What will be the direction of magnetic force? I dl क्रॉस B। यहां क्या है भाई, माइनस J, और यहां क्या है J क्रॉस I क्या होता है, माइनस K। अब यहां माइनस J क्रॉस I है तो क्या आ गया, प्लस K। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? आदित्य, कंसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? के क्रॉस जे माइनस आई। चल बोल तो सही दिया था, उस पर ध्यान दे ले। ये जो बैठे हो ना जिन पर 4 अक्षर अब इन चीजों पर ध्यान दे, अब वही 4 अक्षर उन पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान दे, एक सवाल आया, इफ चार्ज पार्टिकल अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ क्यू क्या दे दी, तो जब कहा जाएगा आपको कि चार्ज पार्टिकल मूव अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, मतलब वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल प्लस एक्स एक्सिस की तरफ दी गई है, ये आप कॉमन सेंस यूज करेंगे, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? अब ये फॉर्मूला यूज होगा, V क्रॉस B तो I क्रॉस J दैट इज इक्वल्स टू K। तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी अलोंग Z एक्सिस प्लस Z। कंसेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू और नॉट? कंसेप्ट क्लियर है, समझ आ गया? इसके बाद राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि राइट हैंड में आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड करते हैं इस तरीके से कि करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब। जो ओरेस्टेड ने मैग्नेटिक फील्ड बताया था करंट के कारण, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रही होंगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कर्ड फिंगर की डायरेक्शन में होंगी। किसकी डायरेक्शन में होंगी? Concept clear? If we hold a current carrying wire in our right hand such that current in the direction of thumb
देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल्ड फिंगर्स। आर्ची समझ आया? अब ध्यान दीजिएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस पर। अगर एक वायर के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है, तब वहां जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? एंटी क्लॉक। और यह भी पूछा जा सकता है वो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसकी पोलैरिटी कैसी होगी, नॉर्थ या साउथ। तो ध्यान दीजिएगा, जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, मेरी उंगलियां एंटी क्लॉक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ठीक है। और ये कैसी है जरा ध्यान देंगे आप। ऐसा एरो यहां लगाया, सेम एरो यहां, और इसके बैक पॉइंट से इसके बैक पॉइंट को जोड़ दिया, लिखा हुआ है एन। क्या कर रहे एन मतलब नॉर्थ पोलैरिटी। ठीक है। अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो यही मारकर मैंने कंडक्टर इमेजिन किया, ये डाउनवर्ड, और मेरी उंगलियां हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये कैसी है भैया? साउथ पोलैरिटी। साउथ। कंसेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू और नॉट? कंसेप्ट क्लियर है जी? समझ आ गया? यहां तक अगर किसी बच्चे को भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। है डाउट? अब एक बार रिवाइज करो जरा। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, किसने बताया था? लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से करंट पैदा होता है, या करंट के चेंज की वजह से करंट पैदा होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे ने बताया था। किसने बताया था? कंसेप्ट क्लियर? इसके बाद हमने पढ़ा भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उस पर किस तरीके का क्वेश्चन आएगा ये भी कंसेप्ट क्लियर है। राइट हैंड थंब रूल पढ़ा, वो भी पता चल गया। पाम रूल पढ़ा, वो भी पता चल गया। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां तक तो 10th और 12th का कॉमन था। इसके बाद यहां से क्लास 10th का कोई भी लिंक नहीं है, और 12th क्लास के लिए यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है बायोट-सेवार्ट्स लॉ। ठीक है जी, बायोट-सेवार्ट्स लॉ। ये क्या कहता है कि अगर कोई भी आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है किसी भी शेप और साइज का, तो आप सबसे पहले उसका एक करंट एलिमेंट इमेजिन कर लीजिएगा। मैंने मान लिया इसके अंदर करंट आई चलता है, और ये इतना मैंने एल लेंथ मान लिया, इमेजिन कर लिया ये एल लेंथ है, तो इसका करंट एलिमेंट कितना हो जाएगा? आई डीएल वेक्टर। इस आइडियल वेक्टर के कारण किसी पी पॉइंट पर आर वेक्टर दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये बताया था सबसे पहले ओरेस्ट्राड ने। किसने बताया? सॉरी, बायोट्स ने। ठीक है जी। हमेशा याद रखिएगा, करंट एलिमेंट और आर वेक्टर के बीच का एंगल ये लिया जाता है थीटा। जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी दूरी है आर वेक्टर, और जिस करंट एलिमेंट के कारण निकालना है वो आइडियल लेंथ। कॉन्सेप्ट क्लियर? पक्का? तो अकॉर्डिंग टू द बायोट्स लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट आईडीएल will be directly proportional to IDL and inversely proportional to I square, R square। ठीक है जी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। अब सवाल ये है, सर साइन थीटा का क्या केस हुआ यहां? चलो ये तो समझ आ गया, करंट बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा। लेंथ बढ़ने से एटम्स बढ़े, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड, उनकी स्पिन के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा। दूरी बढ़ने से चाहते घट गई तो मैग्नेटिक फील्ड भी घट गया, ये भी मान लिया। लेकिन साइन थीटा का क्या केस है, जो साइन थीटा बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। अब इसके लिए मैं यहां चलूंगा
मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है mb, ठीक है जी, साइन थीटा। थीटा ज्यादा होने से साइन थीटा बढ़ता है और साइन थीटा बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टॉर्क बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना टॉर्क बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स उतना स्पिन करते हैं, जितना स्पिन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स का उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? तो इसीलिए इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखना है, आईडीएल साइन थीटा अपॉन, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया आपने और एक कांस्टेंट आ गया म्यू नॉट बाय आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट बी पॉइंट एंड आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, यह आ गया आपके पास बायोट्स लॉ। मेरा मानना है एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है आपके पास, राइट द बायोट्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। तो उसे वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे आप? एज इट इज मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर मैंने देख लिया थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ऊपर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले आया, मतलब मैंने आर से मल्टीप्लाई ऊपर कर दी और साइन थीटा एज इट इज, और आर से मल्टीप्लाई मैंने नीचे कर दी, तो नीचे आर क्यूब हो गया। ये दोनों एक वेक्टर क्वांटिटीज है। जब साइन थीटा आप दो वेक्टर के बीच से रिमूव करते हैं अकॉर्डिंग टू द रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। तो आपके पास ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में बन जाता है। यहां तक समझ आया? 100% समझ आया? कितने बच्चे सेटिस्फाई हैं? आगे सभी को समझ? वेरी गुड। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन टैकल करेंगे। क्या? मान लीजिए मैं आपको एक करंट कैरिंग वायर देता हूं और जिस डायरेक्शन में करंट है उसी के जस्ट सामने इस पी पॉइंट को रख देता हूं जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और आपसे कहा गया इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा या मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तब आपको देखना है। तो आप क्या कहेंगे? सर ये है आर वेक्टर दूरी, ये है करंट एलिमेंट, और ये एक ही डायरेक्शन में आ गए। जब ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, और साइन जीरो की वैल्यू होती है तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन में होता है, आ गया? मतलब दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि आईडीएल क्रॉस आर दैट इज इक्वल टू आईडीएल साइन थीटा। अब सेम डायरेक्शन के कारण साइन थीटा में थीटा जीरो और साइन जीरो की वैल्यू और सब कुछ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी। तो ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि अगर करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया जाता है तो किस वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है? तो आप कहेंगे आई डीएल क्रॉस आर इज इक्वल्स टू जीरो, हेंस डीबी इज इक्वल्स टू जीरो। सेम डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। यहां तक समझ आया? कोई डाउट? पक्का? ठीक है जी। अब जहां ध्यान देंगे, स्ट्रेट वायर के कारण कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी पूरी होती है क्लास 12th में। इसका डेरिवेशन आईएससी बोर्ड में है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में इस साल इसका डेरिवेशन नहीं है, तो आप प्रॉपर्ली समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से टैकल करने हैं। मान लीजिए आपके पास आता है कोई स्ट्रेट वायर जिसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैंने एक स्ट्रेट वायर ले लिया जिसके अंदर करंट चलता है आई। यहां तक समझ आया? इसके अंदर करंट चला आई। कंसेप्ट क्लियर? मान लीजिए किसी पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले तो आप उस तक का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे क्या है। ठीक है जी। फिर डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में उसके दोनों एंड से उस पी पॉइंट पर एंगल ट्रेस करेंगे। मैंने ये मान लिया φ1
और ऊपर मान लिया φ2। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये एंगल मैंने मान लिया θ1 या θ2 और ये मान लिया मैंने θ1। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई R φ2 प्लस साइन φ1। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? जब φ1 और φ2 यहां पर एंगल दिए जाएंगे, 100% समझ आ गया? पक्का? मैं साइन फाई की वैल्यू क्या लिख सकता हूं भाई? साइन φ1 की वैल्यू इससे क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। θ1 प्लस φ1 दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इन दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो साइन φ1 को क्या लिख सकता हूं मैं? 90 माइनस, अब मैंने सॉरी φ1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस θ1। अब मैंने साइन से इधर मल्टीप्लाई कर दी और साइन से मल्टीप्लाई इधर कर दी। साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गए? कॉस थीटा, कॉस थीटा 1। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो एक नया फॉर्मूला आपके पास बन गया, cos θ2 प्लस cos थीटा। अगर इनके टर्म्स में आंसर देना है तो cos के टर्म्स में होगा, अगर इनके टर्म्स में आंसर देना है तो साइन के टर्म्स में होगा। याद रखेंगे? 100% समझ आ गया? अब देखिएगा, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपके पास इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसके कारण इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट पर है, थोड़ा हटके। ठीक है जी, ये कहा आपको क्वेश्चन इस तरीके से है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट या एट R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर इफ लेंथ ऑफ द वायर इज इनफाइनाइट। ठीक है जी, इफ लेंथ ऑफ द वायर इज इनफाइनाइट। कॉन्सेप्ट क्लियर? जब लेंथ इनफाइनाइट होगी और ये सेंटर पर दिया जाए या ना दिया जाए, तो आप क्या रखेंगे? φ1 की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर आएगी और φ2 की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर आएगी। ऐसा क्यों? जब ये लेंथ इनफाइनाइट होगी तो ये एंगल पूरे खुल जाएंगे 89 डिग्री से भी ज्यादा, और इतने एंगल खुलने के बाद अप्रोक्स 90 डिग्री बन जाएगा। अब साइन φ1 और साइन φ2 की वैल्यू 90 यहां रखिएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा बच्चे? 4 पाई साइन 90 प्लस साइन, तो ऊपर से 1 प्लस 1 2 आ गया, तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है अगर उस वायर की लेंथ इनफाइनाइट है। ठीक है जी, फॉर द इनफाइनाइट लेंथ वायर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मान लीजिए आपको क्वेश्चन क्या कहा जाता है कि एक वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट रही है, लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी P पॉइंट पर, उसके सेंटर के बहुत ही नजदीक। ठीक है, जब एक वायर के नजदीक P पॉइंट लिया जाएगा तब भी एंगल 90 डिग्री माने जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? और सेम आंसर आता है। आगे समझ? तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए भी इतना ही होता है। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आपके पास एक वायर है जिसके एक एंड पर और दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कितना होगा? तब याद रखिएगा, ऊपर वाला एंगल तो आप 90 डिग्री ही लेंगे, लेकिन नीचे का एंगल 0 हो जाएगा। ये एंगल 0 होते साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू क्या आएगी? 1, और अब आपके पास ये आंसर होगा। सेंटर पर इतना था, तो मैग्नेटिक फील्ड जितना वायर के सेंटर के नजदीक होगा वो डबल होगा देन
at its one end. Concept clear to all of you or not? Concept clear? 100% समझ आ गया? ठीक है जी। मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी चेंज होती है, तब आप किस तरीके से क्वेश्चन टैकल करेंगे? मैंने एक स्टेट वायर लिया, और मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि r दूरी पर एक P पॉइंट है और इस वायर की लेंथ कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ ए बी पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहां, तो कितना होगा? तो याद रखेंगे, एक एंगल ये दिया होगा आपको, मैंने मान लिया बीटा, और एक एंगल ये दिया होगा अल्फा, ये डिस्प्लेसमेंट है। तब आप फॉर्मूला यूज करेंगे B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4πr साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। कंसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 100% समझ आ गया? पक्का? अगर आपको सिर्फ एक ही पोर्शन दिया जाए, एक एंगल दिया ही ना जाए, मान लीजिए सिर्फ एक एंगल की बने हुआ, तब आप दूसरे एंगल को ऑटोमेटिकली 0 मान लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का समझ आ गया? 100%। यहां तक इंपॉर्टेंट है। कल हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर वायर। ठीक है जी।